नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 से लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमारा टारगेट यूपीएसआई 2021 हमारा टारगेट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। दोस्तों तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्याय सूत्र के लेखक थे? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि न्याय सूत्र के लेखक कौन थे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया हो तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? गौतम थे दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों न्याय सूत्र के बारे में। तो न्याय सूत्र भारतीय दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है। और दोस्तों इसका रचना का समय क्या है दोस्तों? तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, धर्मपाल दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक पाल वंश के राजा कौन थे? धर्मपाल थे। ठीक है, यह विश्वविद्यालय बिहार कहाँ पे है दोस्तों? तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों आपको और बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल राजवंश के राजकाल में ही शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये क्वेश्चन। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, 1527 में खानवा की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि 1527 में खानवा की लड़ाई किनके बीच हुई थी दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था दोस्तों। 1527 में हुआ था। और दोस्तों आपको बता दूं कि बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो किन किन सन में हुआ था दोस्तों? तो 1526 में, 1527 में, 1528 में और 1529 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, पानीपत का। और किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब दूसरा युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1527 में ये देख ही लिए हैं दोस्तों, किनके किनके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों 1528 जो युद्ध हुआ था, तो कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। और ये किनके किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो ये भी बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, और इनका लास्ट युद्ध देख लेते हैं दोस्तों। तो लास्ट युद्ध 1529 में हुआ था, घाघरा का युद्ध दोस्तों। किनके किनके बीच हुआ था दोस्तों, देख लेते हैं। तो बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इन चारों युद्ध में मतलब जीता कौन था दोस्तों? तो बाबर, जो कि चारों में विजेता था। ठीक है, चारों युद्ध में बाबर ही जीता था। अब बात करें दोस्तों कि बाबर कौन थे दोस्तों? तो बाबर जो थे मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चारों युद्ध याद रख लेना दोस्तों। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बैटरी यानी कि विद्युत सेल। किसमें होता है परिवर्तन दोस्तों? तो विद्युत सेल में होता है। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए हमें। तो दोस्तों तब तक हम बात कर लेते हैं लोकसभा के बारे में। तो दोस्तों लोकसभा का संविधान में किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो आर्टिकल 81 में इसके बारे में दिया हुआ है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि लोकसभा में सदस्य मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 552। और बात कर लेते हैं प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो 545 है। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं दोस्तों लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा दोस्तों ये क्या है? अस्थायी सदन है। ठीक है, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है, इसीलिए अस्थायी सदन है। और जो राज्यसभा होता है दोस्तों वो अस्थायी सदन होता है, क्योंकि उससे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और लोकसभा को ही निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या पूछा हुआ है। तो लोकसभा का विघटन जो करता है कौन करता है दोस्तों? तो ये करते हैं राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं।
और इनका कार्यकाल देख लेते हैं दोस्तों, तो 5 वर्ष होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और इस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इस समय लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। ठीक है, ओम बिरला है। अगले नंबर चलते हैं। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि किन आधारों पर दोस्तों हटाया जा सकता है। दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों क्या है कि भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है दोस्तों, जिसे भारत का संविधान, जो कि भारतीय संविधान के भाग कितने में है? तो भाग 5 में और अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया दोस्तों। और ये किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसके बारे में वर्णित है। ठीक है, कितने से लेकर? 144 से लेकर 147 तक में उच्चतम न्यायालय के बारे में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उनको मतलब किन आधारों पर हटाया जा सकता है दोस्तों? तो उपयुक्त दोनों, मतलब कदाचार और असमर्थता। ठीक है, मतलब कदाचार मतलब दोस्तों कि वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो इस क्या होगा? कदाचार है इनमें, तो उनको हटाया जा सकता है। और असमर्थता मतलब कि जैसे वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगले नंबर चलते हैं। और दोस्तों इस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने हैं? सॉरी, मतलब कि टोटल कितने हैं? तो टोटल संख्या 34 है, जिसमें दोस्तों एक क्या है? एक मतलब मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? अरविंद बोबडे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए दोस्तों कि जो भारतीय जीवन बीमा निगम जो LIC है, इनकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो LIC है भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश के सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। ठीक है, यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में हुई थी। ठीक है, 1 सितंबर 1956 में हुई थी। और इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, और इस समय अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार है। ठीक है, कौन है अध्यक्ष इस समय? MR कुमार है। ठीक है, इस समय अध्यक्ष हैं। अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो काल वैसाखी नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसके शताब्दी वार्षिक को संबोधित करता है? तो 5 सेकंड का टाइम है दोस्तों, इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस की इसके मतलब की शुरुआत कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी दोस्तों। और ये मतलब कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के उपलब्ध में शुरू की गई थी। और दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस जो है उस समय के तत्कालीन जो मतलब रेल मंत्री जो थे, कौन थे उस समय तत्कालीन मतलब कि रेल मंत्री? तो माधवराव सिंधिया की मतलब सोच थी कि मतलब शुरुआत किया जाए, उनके नाम पर शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी चलाया जाए। ठीक है, और ये सबसे पहले दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चली थी? कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी दोस्तों नई दिल्ली से झांसी तक चली थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ था दोस्तों कि इसको बढ़ाकर झांसी से कहाँ तक कर दिया गया था? तो भोपाल तक कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसे भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये ट्रेन जो दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस जो गाड़ी है दोस्तों, ये जो कि भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। ठीक है, इसकी औसतन अगर एवरेज देखा जाए स्पीड की, तो एवरेज स्पीड समथिंग दोस्तों 130 के आसपास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले नंबर चलते हैं। अगला नंबर हमारा है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है?
तो 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या है इसका? मानचित्र कौन तैयार करता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत की जो कि नक्शे बनाने वाले मतलब कि केंद्रीय एजेंसी है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1767 में हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यालय दोस्तों देहरादून में है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून, वहीं पे है। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपको लोगों की वर्दी मतलब कि सपना है तो उसको मैं हकीकत बदलने में काफ़ी आपको मदद कर सकता हूं। तो आप लोग हमारी इस टेस्ट सीरीज़ को जल्दी से ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोगों को जो कि हमारा सबसे वीक सब्जेक्ट क्या होता है? जीएस होता है, जिससे कि आप लोगों की काफ़ी अच्छे तक लेवल तक मैं ले जा सकता हूँ। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।